बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। हमारी क्लास सेकंड ईयर की क्लास है और सेकंड ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज़, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जितनी भी इसकी डेफिनेशंस थी वो हमने शुरू में कर ली थी। इसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स यानी कि एक्सरसाइज 10.2 से शुरू की हुई है। 10.1 हमने अभी नहीं की। 10.1 हम 10.2 के बाद करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी और मे बी अगर आप 10.1 को आप ख़ुद कोशिश करें करने की तो आप कर भी सकते हैं। हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं और 10.2 में भी क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके हैं लास्ट टाइम और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों को मालूम है कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से या फिर हम अपनी 3 दुआएं हैं उनमें से किसी एक दुआ से शुरू करते हैं। मैं आज आपके साथ जो है एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ और वो अच्छी बात ये है कि इससे पहले मैंने जितनी भी बातें की वो कामयाबी की कि हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है। आज मैं आपको कामयाबी से हटने का जो रास्ता है उस रास्ते से वापस लाने का तरीका बताऊंगा कि अगर हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, जाते जाते अचानक गलती से सोच समझ के या फिर भूल से हम वो कामयाबी का रास्ता छोड़ दें और हम किसी दूसरे गलत रास्ते पे चले जाएं, तो हम गलत रास्ते पे जाएं क्यों, और अगर चल पड़े हैं तो वापस आने का तरीका क्या है, वापस कामयाबी की तरफ जाने का तरीका क्या है, इसके बारे में कुछ आपके साथ बातें शेयर करूंगा। तो आप मेरी बातों को उम्मीद करता हूँ गौर से सुनेंगे। ऐसा है कि हम गलती के रास्ते पे, गलत रास्ते पे, कामयाबी का रास्ता छोड़ के हम दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं। अब वापसी का रास्ता क्या है, यू टर्न कैसे लेकर हम वापस अपने सही रास्ते पर चलेंगे। हम गलती करते क्यों हैं, हम गलत रास्ते पे जाते क्यों हैं, ये क्यों का हमें जवाब मिल जाए तो हमें यू टर्न मिल जाएगा। हम गुनाह क्यों करते हैं, ये सारी बातें, और वापस कैसे आएंगे, ये एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल कि हम में हमारे रब का खौफ, हमें हमारे रब का डर। क्या हमें मालूम है कि हम जो गुनाह कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्या हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये बात है कि हमारा रब हमें देख रहा है। अगर हम ये सोच लें, अगर हमारे जहन में ये बात हर वक्त रहे कि हमारा रब हमें देख रहा है और हमें अपने रब से हया करनी चाहिए और हमें अपने अल्लाह की बात को मानते हुए इस रास्ते पे नहीं जाना। जैसा कि महमूद व अय्यास के बहुत से किस्से आपने सुन रखे हैं। एक वाक़या ये भी था कि
महमूद जो बादशाह था उसके वज़ीर महमूद से ये गिला करते थे कि आप हम वज़ीर हैं, आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, आप हमसे इतनी चाहत या इतना उन्स नहीं रखते जितना आप उस ग़ुलाम अय्याज़ से रखते हैं। तो ये बात समझाने के लिए महमूद ने अपने सारे वज़ीरों को इकट्ठा किया और साथ अपने ग़ुलाम अय्याज़ को भी बुला लिया और सब के हाथों में बाज़ रवायात में कबूतर है, बाज़ रवायात में मुर्गी है। एक मुर्गी दी हर एक वज़ीर को और महमूद को और कहा कि इसको ज़िबा करके लाओ, और ज़िबा करने की एक शर्त है कि जहाँ पे तुम्हें कोई देखे ना, ज़िबा करते हुए कोई देखे ना। सारे वज़रा चले गए, महमूद चला गया और ज़िबा करने के लिए, और जब वापस आए तो सारे वज़रा ने ज़िबा करके मुर्गी बादशाह के सामने पेश की। उससे पूछा तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, हमें किसी ने नहीं देखा, हम गार में चले गए थे, हम फ़लाँ जगह चले गए थे, किसी भी बशर ने, किसी भी चीज़ ने हमें देखा नहीं ज़िबा करते हुए। और जब महमूद आया तो उसके हाथों में ज़िंदा मुर्गी थी, ज़िबा नहीं की हुई थी। महमूद से जब पूछा गया कि तूने ज़िबा क्यों नहीं की, तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने तो ये कहा था कि इसको ऐसी जगह पे ज़िबा करें जहाँ पे कोई देखे ना, और मुझे कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं। मैं जहाँ पे जाता था मेरा रब मुझे देखता था, मेरा रब मुझे देख रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मेरा रब मुझे ना देख रहा हो। तो आपका हुक्म ये था कि जहाँ कोई देखे ना, तो ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो हमारा रब हमें हर लम्हा देख रहा है, हमें गुनाहों से बचा देगा। हमें गलत रास्ते की तरफ जाते हुए जैसे ही हमें ख्याल आएगा कि हमारा रब देख रहा है, वहाँ से हमारा यू टर्न होगा और हम दोबारा अपने कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेंगे। इसी तरह आपने अपने दिल में ये बात याद रखनी है कि हमारा रब हमें देख रहा है। अगर आप इस बात को याद रखेंगे, इस बात को जहन में रखेंगे, अगर भूल जाएं तो फिर दोबारा याद आ जाएगी। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो दोबारा एक वक्त ऐसा आएगा कि दोबारा याद आ जाएगी गलत रास्ते पे चलते चलते, और इंशाअल्लाह हम वापस यू टर्न लेके फिर हम कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेंगे। बस मेरी नसीहत इतनी है कि मेरे बच्चों, अगर आप ये बात याद रखेंगे कि अल्लाह हमें हर लम्हा देख रहा है, उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है, वो रात को भी नहीं सोता, वो आँख झपकने से भी फारिग है, वो आँख भी नहीं झपकता। वो एक ही लम्हे में अरबों खरबों कायनात के हर एक ज़र्रे को देख रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे देख रहा है। वो सुन रहा है। तो अपने दिल में अपने अल्लाह को बिठा लो। एक बहुत खूबसूरत ज़िक्र है जिसको शायद मराक़बा भी कहते हैं। उसमें क्या करना होता है, अपनी आँखें भी बंद करनी होती हैं, अपनी ज़ुबान को तालू के साथ लगाना होता है और अपना मुंह बंद कर ले। अपना मुंह भी बंद कर ले। ज़ुबान को तालू के साथ लगाने का मतलब उसको ताला लगा देना, उसको हिलने नहीं देना। अपने तालू के साथ ज़ुबान को लगा के आँखें बंद करके अपने सर को झुकाएंगे अपने दिल की जानिब, दिल की तरफ, और फिर दिल से, मुंह बंद है, मुंह से सांस नहीं, नाक से सांस आए और अपने दिल से अल्लाह कहना है। और ये इस सिचुएशन में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट रहें। आप यकीन करें कि आपको महसूस होगा कि अर्श बरी से एक नूर, एक रोशनी आपके दिल पर आके गिर रही है, और इस लम्हे में आपके दिल से वो तमाम दाग साफ़ कर दिए जाएंगे। इस
मामले को करके देखें। सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह कहना है सांसों से, दिल से, मुंह बंद, ज़बान तालू के साथ, और आंखें बंद करके महसूस करना है अल्लाह को। और ऐसे लम्हात आते हैं जब आप अल्लाह को अपने बहुत करीब महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको मालूम है स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमारी क्लास है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में हम चैप्टर 10 कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर है 25। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 को और 16 को कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कंप्लीट करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट इट इज़ वेरी ह्यूज क्वेश्चन, बहुत लेंथी है। हम कोशिश करते हैं कि इसको सीखें, समझें, और वक्त मिला तो हम इसका बी पार्ट भी कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में करने की। क्वेश्चन नंबर हमारा है जनाब 15 और उसका ए पार्ट। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है द मैसेज ऑफ आर्टिकल्स, द मैसेज, द मैसेज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, इसके बाद हम लिखते हैं प्रोड्यूस्ड, produced in a particular workshop, are normally distributed, are normally distributed with mean mu। इसका मतलब है कि उसने मीन नहीं दिया, मीन की जगह पर, इसका मतलब है कि मीन की वैल्यू नहीं दी, उसने कहा कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और विद मीन, इसका मीन क्या है, म्यू है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। मीन की वैल्यू नहीं दी, मीन की जगह पे उसने म्यू कह दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी नहीं दी और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे सिग्मा कह दिया। आगे उसने कंडीशंस दी हैं, वो क्या है? आगे कंडीशन है जी द 5% of the articles have a mass greater than 85 ग्राम्स। एक कंडीशन दी, इसके साथ दूसरी कंडीशन, एंड 10% have a mass less than 25 ग्राम्स। ये इसने दूसरी कंडीशन दी। इसने सवाल क्या पूछा? इसने सवाल आपसे पूछा फाइंड, मालूम करें किस चीज़ को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है जनाब, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। म्यू और सिग्मा की वैल्यू मालूम करें। एक क्वेश्चन ये पूछा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन इसने पूछ लिया एंड, और मालूम करें फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज सिमेट्रिकल
symmetrical about the mean which 75% of the masses lie of the lie। अब आपको ये मालूम हो चुका होगा, इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसके तकरीबन 14 क्वेश्चन। आज हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन की लेंथ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें हमें पहले पैरामीटर्स मालूम करने हैं। दो कंडीशंस दी हुई हैं, उन दो कंडीशंस से पहले हम दो इक्वेशंस मालूम करेंगे और उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करके हम दो पैरामीटर्स यानी म्यू और सिग्मा की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा सवाल ये बनेगा कि रेंज मालूम करें सिमेट्रिकल अबाउट मीन विच 70% लाइज। ठीक होगी बात? तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है। -∞ टू +∞ इसकी रेंज होती है। दरमियान में आपको पता है कि दरमियान में कौन होता है? मीन, म्यू। दरमियान में मीन होगा और ये इसके पैरेलल एक और एक्सिस होती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम z एक्सिस, जिसका मीन हमेशा 0 होता है। हम यहाँ लिख देते हैं ये z एक्सिस है और ये ऊपर जो ये लाइन है ये x एक्सिस कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ से शुरू होती है। The 5% of the article have masses greater than 85। ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन को हम इस डायग्राम में अप्लाई करेंगे। लफ्ज़ है ग्रेटर देन, तो जो ग्रेटर देन लफ्ज़ होता है वो लफ्ज़ हमें क्या बताता है कि हम कहाँ से शुरू करें? -∞ से या +∞ से? ग्रेटर देन अंडरस्टूड है, +∞ से शुरू करेंगे यहाँ से। और कितने %? ओनली 5%। हम बात करेंगे 5% एरिया, तो 5% एरिया जो है वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि इतना है। ये हमारा 5% एरिया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50% है। अगर ये एरिया 50% है तो 5% इतना ही एरिया होगा। और इस एरिया, ये जो 5% है ये ग्रेटर देन है 85 के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 85, ये x की वैल्यू है, और ये एरिया 0.05, 5% मतलब 5/100। 5/100 इसका मतलब 0.05 एरिया आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, और दूसरी कंडीशन है एंड के बाद 10% हैव द मैसेज लेस देन। अब ये लफ्ज़ है जी लेस देन। अब लेस देन कहाँ से शुरू होगा? +∞ से या -∞ से? तो ग्रेटर देन जब भी होगा वो +∞ से, और लेस देन -∞ से शुरू करेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे -∞ से। और कितने %? अगर आपको याद हो आप बुक में देखें, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वो कितने % है जनाब? वो है 10%। यहाँ लिखा हुआ है 10% हैव द मैसेज, तो ये एरिया हमारा 10% है। और यहाँ पे
ये एरिया 10% और किस से लेस है? 25 से। तो यहाँ पे पॉइंट है 25 और ये एरिया 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 0.10। अब ये जो हमारी डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो कंडीशंस हैं, उन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं सॉल्यूशन। हम सिर्फ पहली कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि x की वैल्यू है 85। x की क्या वैल्यू है? 85। ठीक होगी बात? 85 से ग्रेटर, तो हम यहां पे लिखेंगे ग्रेटर। एरिया का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 85 इज इक्वल टू कितना? 0.05। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हमारे पास जो है वो क्या है? दूसरी कंडीशन ये, इसके मुताबिक अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू मेरे पास है 25 और 25 से लेस, उससे पीछे वाला एरिया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.10। फिल वक्त मैंने आपको दोनों कंडीशंस को स्टैटिस्टिकल वे में लिखने का तरीका बता दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले एक कंडीशन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी यहाँ तक हम पहुँच जाएं, तो इसमें हमने ये देखना है कि हमारा ये वेरिएबल x है, ये x एक्सिस पर हम इसको z एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में। वो कैसे? प्रोबेबिलिटी जी, x में से किसको माइनस करते हैं? मीन को। हम यहाँ पे मीन लिखेंगे और डिवाइड किस पे करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन जाएगा। और यही काम जो x के साथ किया है, वही काम आपने 85 के साथ करना है। इट्स ग्रेटर देन, और आगे क्या लिखेंगे हम? 85 माइनस, अब म्यू की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे म्यू लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? म्यू की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में हमें म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई। क्वेश्चन में कहता है म्यू जो है वो किसके बराबर है? वो म्यू के बराबर है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के बराबर है। तो यहाँ पे हम अब म्यू ही लिख लेंगे और ओवर सिग्मा किसके बराबर है? वो भी सिग्मा के बराबर लिख देंगे। इज इक्वल टू जनाब कितना है? 0.05। जहाँ कहीं x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखा हो तो ये बेसिकली z होता है। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है? z के इक्वल, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल के इक्वल। लिहाजा इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और यहाँ लिखेंगे z इज ग्रेटर देन, हम लिखेंगे 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा और साथ आ जाएगा इक्वल्स टू 0.05। अब बच्चों को याद होगा कि जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाता है, यानी ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, तो हम किस से हेल्प लेते हैं? थ्योरम से हेल्प लेते हैं। थ्योरम यहाँ पर हमें क्या कहता है? हम यहाँ थ्योरम लिखने लगे हैं। प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन a, तो वो बराबर किसके होगा? 1 माइनस फाई ऑफ a। ये हमारा थ्योरम है। लिहाजा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इस पूरी रकम को, ये जो है इस पोर्शन को हम लिखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ नजर आ रहा है, इधर भी प्रोबेबिलिटी, इधर भी। आगे है z, यहाँ पे भी z, ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे a है। अब ये पूरी रकम मेरे पास क्या है? ये पूरी वैल्यू a है। अब मैं इसको इस थ्योरम में अप्लाई करते हुए लिखूंगा 1 माइनस और लिखेंगे फाई ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.05। तकरीबन सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब ये 0.05 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 1 माइनस 0.05 और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाई ऑफ,
हम लिखते हैं 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये हर बच्चे को समझ होगी कि 0.05 जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो 0.05 माइनस का हो जाएगा, और ये जो रकम लिखी हुई है 1 में से जिसे माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये पूरी वैल्यू दूसरी तरफ गई तो प्लस हो गई। क्लियर? 1 माइनस 0.05 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, और बहुत से बच्चों को ज़बानी याद होगा कि 1 में से जब 0.05 माइनस करते हैं तो जवाब क्या आता है? 0.95। तो लिहाजा हमारे पास फाई ऑफ क्या लिखें? 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.95। मैंने क्या लिखा कि ये वाला जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0.95 है। इसके बाद ये फाई दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे फाई इनवर्स 0.95। 0.95 को कहाँ देखते हैं? टेबल नंबर 10 है। अपनी बुक के एंड पे पहुंचे जल्दी से सारे बच्चे। टेबल नंबर 10 जो पेज नंबर 295 पर मौजूद है वो ओपन करें जल्दी से। हो गया? अब वहां पे 295 पेज पे देखें कि पहले कॉलम में पी की जगह पर 0.95 मिला या नहीं मिला। पहले कॉलम में पी में जी नहीं, 295 में ये नहीं मिलेगा, 296 पे भी नहीं मिलेगा। 297 पेज पे देखें 0.95 को, 297 पेज पर 0.95, 297 पेज है, और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है टेबल नंबर 10 ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है। पहले कॉलम में देखें तो वो 0.75 से शुरू हो रहा है और चलते चलते जाएंगे तो 0.95 आपको लास्ट ब्लॉक की पहली रो में मिलेगा। लास्ट ब्लॉक और उसकी पहली रो में 0.95 मिला। उसको जीरो में देखेंगे तो क्या जवाब आया? 1.6449। लिहाजा टेबल वैल्यू जब हमने देखी तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम लिखेंगे 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जवाब आया था? 1.6449। ये वैल्यू हमने टेबल से देखनी है, जो इम्तिहान में आपकी डिमांड पर ये टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 0.95 को जब आपने देखा तो 1.6449 आ गया। अब ये सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 85 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.6449 और सिग्मा। अब ये म्यू इस साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? 85 इज इक्वल टू म्यू, 85 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.6449 और साथ सिग्मा। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन 1 इस कंडीशन के साथ। बिल्कुल इसी तरह अब इक्वेशन 2 मालूम करेंगे, वो इसकी दूसरी कंडीशन के साथ, और फिर उन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं। साथ साथ अगर आप बच्चे मेरे नोट करेंगे, जैसे क्लास में मैं बताया करता था कि साथ साथ नोट किया करते हैं बच्चे, तो आपको बड़ी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.10। अब हम बात क्या करेंगे कि इसकी कंडीशन में ये जो x वेरिएबल है इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे। जब इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी
x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0.10। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया। z किसके बराबर होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के बराबर होता है। लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे z लेस देन 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा ये, और इज इक्वल टू 0.10। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे जब भी प्रोबेबिलिटी में z आ जाए तो हम थ्योरम से पूछते हैं हम क्या करें? प्रोबेबिलिटी z। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? लेस देन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। जब लेस देन होता है तो हम फाई ऑफ a लिखते हैं। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ a, हमारे पास ये पूरी वैल्यू है 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा रह गया, और इस तरफ गए तो फाई इन्वर्स और 0.10। अब आप ये देखें कि आपके पास फिर फाई इन्वर्स, जब भी फाई इन्वर्स आएगा तो पेज नंबर 295 और टेबल नंबर 10 उस पे जाके देखें 0.10 की वैल्यू क्या है। 0.10 की वैल्यू जल्दी से देखकर आप लिख लें जल्दी से, ताकि आप मेरे साथ टैली कर सकें कि आपने वैल्यू सही देखी या गलत। टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295 इन्वर्स का टेबल है, वहाँ पे लिखा होगा फाई इन्वर्स और ब्रैकेट में p लिखा हुआ है, और इसलिए हम p के कॉलम में देखेंगे 0.10। मेरा ख्याल है दूसरे कॉलम, दूसरे ब्लॉक की आखिरी रो में आपको 0.10 मिल गया होगा, और उसकी वैल्यू क्या है 0 में देखेंगे, और वो वैल्यू आपके पास है -1.2816। जी, टेबल वैल्यू आपकी इसकी आ चुकी है। लिहाजा आप क्या लिखेंगे? 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, हम यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू टेबल वैल्यू जो आपने टेबल से देखी है -1.2816। अब क्या होगा? सिग्मा डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1.2816 सिग्मा, और इसके साथ ये म्यू दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, और उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 25 इज इक्वल टू म्यू, और साथ लिखेंगे -1.2816 सिग्मा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करने से म्यू और सिग्मा की वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं म्यू और सिग्मा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम उसे भी रेज कर सकें। 85 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.6449 और साथ है सिग्मा, इट इज़ इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन 25 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 सिग्मा, और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। हमारे पास जो मीन है, जो उसके कोफिशिएंट सेम हैं, ये जो दोनों वैल्यूज़ है म्यू, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, लिहाजा एक गलती हमसे यहाँ पर हो रही है, हमने यहाँ माइनस था और इनके साइन भी सेम हैं, इनके साइन भी सेम। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं
इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हम कहेंगे 85 और 25 इज इक्वल टू म्यू, साथ लिखते हैं 1.6449 सिग्मा और 1.2816 सिग्मा। जब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये म्यू से कैंसिल हो जाएगा। जब ये म्यू से कैंसिल हो गया तो अब आपने 85 में से माइनस करना है किसे, 85 माइनस 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60, क्योंकि 5 माइनस 5 तो 0 हो गए, 8 माइनस 2 6 हो गए। इन दोनों को आपने ऐड करना है, क्योंकि पहली रकम के साथ भी प्लस है, दूसरी रकम के साथ भी प्लस है, तो ये सिग्मा तो वैसे ही लिख देंगे। ये 9 और 1 10 और 15, यहाँ पे 5 आ गया, 1 कैरी 5 और 1 6, 8 9 10 11 12 2 1 कैरी 7 8 9, और फाइनली आपके पास आंसर आएगा 2.9265 सिग्मा। अब यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो पोर्शन है ये सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके जी डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे 2.9265 इज इक्वल टू सिग्मा। अब जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और जवाब देखें कि क्या है। सिग्मा को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 20.5। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर दे तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 20.5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 85 इज इक्वल टू म्यू, आगे प्लस 1.6449 और सिग्मा की वैल्यू क्या है जी 20.5। अब 20.5 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1.6449 के साथ, तो आंसर आ गया 33.72। ये आंसर आ गया 33.72045। मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा, इसके साथ प्लस म्यू और 85। अब ये वैल्यू इस तरफ प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी। 85 माइनस 33.72045 इज इक्वल टू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू, अब आप 85 में से माइनस करें, 85 से माइनस करें 33.72045, तो आंसर क्या आता है 51.27 या 51.3। तो ये जो हमारे क्वेश्चन का पहला हिस्सा था जिसमें उसने पूछा था कि फाइंड मालूम करें द वैल्यूज मालूम करें म्यू की और सिग्मा की। म्यू की कीमत हमारे पास 51.27 और सिग्मा की वैल्यू 20.5। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और साथ ही वक्त इस लेक्चर का तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपको घर से करना है खुद, जिसमें लिखा हुआ फाइंड द रेंज। अब रेंज का मतलब, रेंज हमेशा दो लिमिट्स के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान होती है, तो आपने दो वैल्यूज़ मालूम करनी है। रेंज दो वैल्यूज़ मालूम करनी है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। और वो वैल्यूज़ की खुसूसियत क्या होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ सिमेट्रिकल अबाउट मीन होनी चाहिए। वो मीन के सिमेट्रिकल, यानी जितनी मीन से लेफ्ट साइड पे उतना ही मीन से राइट साइड पे हो, और उनके दरमियान का जो एरिया है वो कितना हो 75%। ये हमने टॉपिक 1 जो पहले 4 सवाल थे
उनमें किया हुआ है, उनमें ये काम किया हुआ है। आपकी प्रैक्टिस होगी। इस क्वेश्चन को अब आपने खुद कंप्लीट करना है नेक्स्ट लेक्चर तक, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से आगे गो थ्रू करेंगे। आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। आपने प्रोसीजर को देखना है कि क्या आपका प्रोसीजर और जो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्या वो दोनों सेम चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को सदा खुश रखे, सलामत रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।